नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, व्यक्ति और संपन्नता, जब व्यक्ति संपन्न होता है तो उसकी समाज के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ जाती है और समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है और सामाजिक संपन्न व्यक्ति ही समाज के विकास में अहम भूमिका निभाता है। आज हम आपको एक ऐसे इंडस्ट्री व्यक्ति से भी मिलवाते हैं और एक ऐसे सोशल सामाजिक व्यक्ति से भी मिलवाते हैं जिन्होंने यहाँ समाज के अंदर एक अपनी पहचान बनाई है और एक इंडस्ट्री के अंदर भी अपनी एक पहचान बनाई है। नमस्कार ओम प्रकाश जी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले थे और सूरत का आपका आना कब हुआ? थैंक यू गौरीशंकर जी। आपका और मैं टीवी राजस्थान का स्वागत करता हूँ। मैं 1983 में यहाँ गुजरात आया था। 83 में मैंने ग्रेजुएशन किया था राजस्थान भिलवाड़ा से। मैं खास भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एक छोटा गांव है गोरखिया गांव, वहाँ का रहने वाला हूँ। 83 के यहाँ आने के बाद हमने यहाँ एक छोटी सी दुकान की थी होलसेल की बारडोली के अंदर। उसके बाद हमने धीरे धीरे हमारी बिजनेस को डेवलप किया। सबसे आपका पहला सवाल यही था कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले? राजस्थान एक ऐसा हमारा छोटा गांव है जहाँ हम पढ़े थे, बड़े हुए हैं, ग्रेजुएशन भी वहीं किया। हमारे फादर पहले यहाँ रहते थे गुजरात में, यहीं बारडोली के पास छोटा गाँव है, लेकिन हमारे ग्रैंड फादर ऑफ होने के बाद वो यहाँ से चले गए थे। उसके बाद फिर हमारे अंकल यहाँ दुकान चलाते थे। ग्रेजुएशन के बाद मैं इधर आ गया। जैसा कि आपने बताया पिताजी यहाँ रहते थे पहले, फिर आप वापस चले गए थे और आप ग्रेजुएशन के बाद थे, तो आपने यहाँ पे अपने जीवन की शुरुआत दुकानदारी से की और आज आप एक इंडस्ट्रियल है। तो क्या लग रहा है आपको कि जब आपने शुरुआत की थी तो आप यहाँ तक पहुँचे थे, आपको लगता था उस टाइम में? शुरू से मेरा विज़न बहुत हाई रहा है। मैं ये चाह रहा था कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो यहाँ आने के बाद मैंने एक दुकान की थी होलसेल की, ये कैटरफील्ड गुड़ और पोएम मम्मी की आती है जो दुकान। और उसके बाद फिर मैंने एक पोया मिल स्टार्ट की थी राइस में। कुछ मेरे दोस्तों के साथ पार्टनरशिप थी मेरी, दोस्त लोग धीरे धीरे उसमें से अलग हो गए। उसके बाद मेरे अंकल को कुछ बिज़नेस सेटअप करना था, तो उनको मैंने पार्टनर बनाया यहाँ पे। फिर वो पोया मिल मैंने अंकल को दे दी। और ये जो होलसेल वाली जो दुकान थी उसमें मेरे भैया पहले धोलका के पास एक छोटा गाँव वहाँ रहते थे। वहाँ उनका एक बर्तन का छोटा मोटा व्यापार था, लेकिन वो भी बहुत संघर्ष करते थे, बहुत मेहनत करते थे। तो मैंने सोचा उनको भी यहाँ क्यों नहीं बुला लूँ। फिर मैंने उनको यहाँ बुलाया और वो जो दुकान थी जो मैं चला रहा था वो मैंने मेरे भैया को दे दी। आज भी वो भैया चला रहे हैं अच्छी तरह से, वो अच्छा उनका बिजनेस है। पोया मिल अंकल को देने के बाद फिर मैं इस आरओ इंडस्ट्री में आया। तो मेरे एक दोस्त जो अमेरिका जाने वाले थे उन्होंने मुझसे बात की कि ये एक अच्छा ग्रोथ है इस बिज़नेस में, तो तुम चलाओ। तो फिर मैंने सब देखा, मुझे लगा कि ये अपने जो मेरे जो विज़न बना रखा है, ये मेरा विज़न इसी से सक्सेस हो सकता है। तो फिर मैंने हाईटेक स्वीट वाटर ट्रीटमेंट करके एक आरओ कंपनी स्टार्ट की। उसमें 7-8 साल तक बिजनेस किया मैंने। आरओ इंडस्ट्री वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड काफ़ी कुछ मैंने नॉलेज पाया, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्री प्लांट, अच्छे तरह के प्लांट हमने काफ़ी सेल किए, लेकिन कुछ पार्टनर के साथ नहीं बनने से फिर मैंने 2006 में ये मेरी खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी, अलग होकर वोटेक आरओ सिस्टम, जहाँ पर आप बैठे हुए हैं यहाँ। तो जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत धीरे धीरे आपने एक बड़े विजन के साथ शुरुआत की थी जीवन की, तो कहीं आपको लगता है कि इस विजन के अंदर कहीं आपको ऐसी भी कोई दिक्कतें को सामना करना पड़ा जिससे आपको ये लगे कि गुजरात के अलावा अपने को राजस्थान में भी जाना चाहिए, राजस्थान में हम जो ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे नहीं कि गुजरात के अंदर? ये तो सब लोग जान रहे हैं कि राजस्थान वाले कम से कम आप सोचेंगे तो 50% लोग आउट ऑफ राजस्थान होते हैं, क्योंकि राजस्थान में प्रॉब्लम है बिजली का और पानी का। वहाँ कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी डेवलपमेंट आपको करना है तो पावर और पानी के बिना कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो शुरू से जब हमने सोचा कि राजस्थान जाएंगे तो वहाँ इतना बिजनेस डेवलप, और ये पूरा एक नया लाइन था वाटर ट्रीटमेंट का, जो आज के 15 साल पहले मैंने ये मेरे हाथ में ली थी। तो उस टाइम पे तो लोग जानते ही नहीं थे कि आरओ क्या होता है, मिनरल वाटर क्या होता है। उस टाइम पे लोग एक्वागार्ड को ही आरओ समझते थे, लोग ये कहते थे एक्वागार्ड चाहिए। लेकिन मुझे इसका ग्रोथ दिख रहा था बिजनेस में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और धीरे धीरे वाटर क्वालिटी भी ख़राब होती जा रही है। मतलब पोल्यूशन बढ़ गया है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर पोल्यूशन बढ़ रहा है और पब्लिक बढ़ रही है। तो दोनों चीज़ हमारी इस बिज़नेस के लिए पॉजिटिव थी। तो हमने सोचा क्यों नहीं फिर इसी इंडस्ट्री में अपन ज़्यादा डेवलप करें।
और फिर यहाँ फैमिली भी यहाँ थी, अंकल भी यहाँ थे, भैया भी यहाँ थे, हम सब फैमिली वाले यहीं थे। तो राजस्थान जाने का तो कोई सोचा ही नहीं था कि वहाँ जाकर कुछ डेवलप करें। तो यहीं पे हमने हमारा कारोबार बढ़ाया। काफ़ी संघर्ष किया हमने। जब मैं यहाँ आया था तो मैं एक साइकिल पे घूमता था 98 में, साइकिल से आता जाता था, छोटे गाँव में रहते थे हम यहाँ। उसके बाद धीरे धीरे डेवलप किया, मोटरसाइकिल ली, कार ली, वो सब धीरे धीरे डेवलप हुआ, लेकिन संघर्ष के बिना कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने जैसे छोटी सी शुरुआत से आज एक बड़े अचीवमेंट पे आप पहुँचे हो, तो उसके अंतर्गत आपने काफ़ी सोशल एक्टिविटियाँ भी यहाँ दी है, आपने काफ़ी संस्थाओं के प्रेसिडेंट भी है, काफ़ी संस्थाओं से आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े भी है। तो उन संस्थाओं के बारे में जुड़ने का आपका मन कैसे हो, और आपने एक अलग पहचान इंडस्ट्री रूप से एक अलग सामाजिक पहचान आपने कैसे बनाई यहाँ पे? गुरु सिंह जी, इसमें ऐसा है ना कि विज़न जो था मेरी लाइफ का, पैसा कमाना तो था ही, पैसा कमाने के साथ साथ इज्जत भी बढ़ा रहा था। तो इज्जत बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में एक भी नहीं लगता है। तो जब ये मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया यहाँ वोटेक का अलग कंपनी स्टार्ट की, तो आज की तारीख में मेरा बिज़नेस पूरे वर्ल्ड वाइड है। हमें हिंदुस्तान में मेरी चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, बड़ौदा, सब जगह मेरी खुद की ऑफिस है। और नियर अबाउट 300 से अलग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और नेबर कंट्रीज़ के अंदर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्री में नाइजीरिया हो गया, नैरोबी हो गया, मलेशिया, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ भी मैं एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैंने सोचा पैसा तो हम कमा ही रहे हैं, लेकिन ये तो अभी की बात है सेटअप की। लेकिन मैं जब ये पोया मिल थी उस टाइम पे ही हमने एक मेवाड़ युवा सेवा संघ की यहाँ पे एक स्थापना की थी। हम राजस्थान यहाँ रहते थे, हमारे मेवाड़ी बंधु थे। मेवाड़ी में हम जैन और माहेश्वरी समाज को हमने सम्मिलित किया था। तो हमने सोचा क्यों नहीं कुछ सेवा का काम भी किया जाए, ताकि अपने कम से कम अपने मेवाड़ियों का तो भला हो, साथ साथ में हम दूसरों का भी भला कर सकते हैं। उस टाइम पे हमने सोशल वर्किंग चालू की। उस टाइम पे मुझे प्रेसिडेंट बनाया गया, और भगवान की दया से हमने उस मेवाड़ संघ का इतना अच्छा नाम किया, इतनी हमने सेवा की लोगों की। पूरे तहसील के अंदर हमारा एक अच्छे रेपुटेड संस्था के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हम ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे हम खाली राजस्थानों की सहायता करते थे। उसके बाद जब मेरी एक्टिविटी होती रहती थी, तो फिर यहाँ जितने भी राजस्थानी बंधु थे जो मुझे अच्छी तरह जानते थे, तो वो सब, जैसे उसमें राजपूत समाज हो गया, गुर्जर समाज हो गया, सब लोग इकट्ठे हुए कि क्यों नहीं एक राजस्थान सेवा संगठन बनाया जाए, जिसमें अपना राजस्थानी भाइयों के काफ़ी गरीब लोग भी रहते हैं, यहाँ काफ़ी मेहनत करते हैं, उनका काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते तो पैसा नहीं होता है, स्कूल में भर्ती करवाने के लिए बच्चों के लिए पैसा नहीं होता है, किसी एक्सीडेंट में किसी का कुछ हो गया, उसकी बॉडी राजस्थान भेजी, उसके बाद पैसा नहीं होता है। और एक संगठन बनाया ताकि इलेक्शन वगैरह और काफ़ी कई जगह भी हमारा एक होल्ड रहे, इसलिए हमने संगठन बना के कम से कम यहाँ 40 समाज हैं यहाँ राजस्थान के, उसका हमने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। उसके रिलेटेड हमने काफ़ी अच्छा फंड भी इकट्ठा किया। होली और इस तरह के काफ़ी जो उत्सव आते हैं उस पर हम सब मिलकर उसको मनाते भी हैं, और कुछ अच्छा हम फंक्शन भी करते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं। आज की तारीख में हमारा अच्छे फंड होने से हम अच्छी सेवा कर रहे हैं, और भगवान की दया से राजस्थान से मैं आज प्रेसिडेंट भी हूँ। और हमारे एक माहेश्वरी समाज भी है, उसमें भी हम ये हरियाली महोत्सव और ये महेश जयंती वगैरह के जो प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हम हमारे समाज के लड़कों को मोटिवेट करते हैं। उसमें अच्छे ये इनाम वगैरह इस तरह के रख के हम अच्छी प्रवृत्ति करते हैं। बाहर सोशल रिलेटेड होने से पूरे समाज को हम बाहर लेके घूमने भी जाते हैं, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ आज। तो सोशल वर्क तो एक ज़िंदगी का एक भाग है, पैसा कमाना एक अलग चीज़ है, लोगों की सेवा करना और इमेज बनाना एक अलग चीज़ है, और मैं उस सबसे जुड़ा हुआ हूँ। ये भगवान की आशीर्वाद है। लेकिन आपने जैसे राजस्थान के लोगों की सेवा की भावना से आपने एक संगठन को तैयार किया, और राजस्थान के लोग जहाँ भी जाते हैं एक अपनी सेवा भावना के साथ अपनी एक पहचान अलग बनाते हैं। लेकिन अपने ये जानते भी, एक जैसे आपने गरीब तबके का एक उदाहरण दिया, अभी गरीब लोग जब कुछ हादसा उनके साथ होता है तो हम लोग उसमें आके खड़े। कहीं आपको लगता है कि सामाजिक जो हम लोग सरोकार से व्यक्ति की सहायता करते हैं, उसके अंतर्गत कहीं हम लोग ऐसी यो भावना भी रखते हैं मन के अंदर की भी, जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो शादी ब्याह के अंदर जो दहेज प्रथाएं चलती है या कई सामाजिक शोषण व्यक्तियों के होते हैं, बहुओं के साथ होते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी हमें निजात पानी चाहिए समाज के तौर पे। हाँ, ये भी हमारा विजन है। हम काफ़ी, जब भी हमारी मीटिंग होती है तो हम इसमें मुद्दे पे भी हम अच्छी चर्चा करते हैं कि ये जो सामाजिक कुरीतियाँ है उसे हमें थोड़ा रोकना चाहिए, और जो ये आडंबर है और जो लोगों को दिखाने के लिए जो काफ़ी खर्चे किए जाते हैं, जो उसमें क्या है, एक कैटेगरी जो हाई लेवल के लोग हैं वो तो उसको बेयर कर लेते हैं, लेकिन और जो कब जिसके पास नहीं होता है वो नहीं करता है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो काफ़ी उसमें पीसा जा रहा है। तो उस रिलेटेड भी हम अग्रसर हैं, और हम उसमें भी हम चर्चा विचारा करते हैं, और ये आडंबर को बंद करने की भी हमारी एक बड़ी योजना है।
एक बात और, आप राजस्थान में भीलवाड़ा के रहने वाले हो। भीलवाड़ा एक शूटिंग का पूरा एक केंद्र माना जाता है कि टेक्सटाइल शूटिंग का वहाँ पे बिजनेस है। तो कहीं आपको लगता है कि आपने भी कोई एक अलग बिजनेस कर लिया, और जिससे जहाँ पे हम रहने वाले हैं, जहाँ से जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बड़े बड़े लेवल पर बन रहे हैं, वहाँ से हमने अलग बिजनेस किया और अलग एक मैसेज लोगों को देने की कोशिश की? हाँ, ये तो है कि राजस्थान में भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शूटिंग शर्टिंग का एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और काफ़ी उसका एक्सपोर्ट होता है इंडिया लेवल पे, भी उसका सेल है। लेकिन क्या यहाँ आने की, जैसे मुझे यहाँ आने आज लगभग ये 32 साल हो गए यहाँ आने, और इस 32 सालों के अंदर भीलवाड़ा ने अच्छा डेवलपमेंट किया है। जब वहाँ थे तभी था डेवलपमेंट, उस टाइम पे इतना नहीं था। लेकिन आज यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम अगर भीलवाड़ा में अगर वहीं रहते तो हो सकता है वहाँ भी अच्छा डेवलपमेंट कर सकते थे, लेकिन ये तो समय समय की बात है। नहीं, अभी राजस्थान की बात करें, अगर राजस्थान में जैसे कुछ सेक्टर छोड़ दिए जाए तो काफ़ी एक इंडस्ट्री डेवलपमेंट वीक रहा वहाँ का। तो क्या आपको मूल रीजन लगते हैं कि सरकारों की उदासीनता को हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं, या कोई हमारे लोगों का पलायन वहाँ से एक पॉइंट होता है जिससे हमारा राजस्थान इंडस्ट्री विकास के अंदर काफ़ी पिछड़ा हुआ है? राजस्थान के अंदर मेन क्या है प्रॉब्लम, वहाँ के डेवलपमेंट के पीछे मेन 2 रीज़न मैंने आपको पहले बताया, पानी और बिजली। आज भी वहाँ ऐसे ऐसे कितने गांव हैं जहाँ दिन में 3-4 घंटे पावर मिलता है, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर के बिना कुछ होता नहीं है। तो मेरा तो ये वसुंधरा जी से और मोदी साहब से भी कहना है कि अगर पानी की फैसिलिटी राजस्थान के अंदर पूरी हो जाए, जो भी CP जोशी साहब ने भी कुछ एक योजना, पानी की पीने की योजना दी है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसी तरह अगर और किसी पानी या नदियों का एकीकरण किया जाए, या और जो नदियों में जो बाढ़ आ रही है उसको अगर पूरे राजस्थान में फैलाया जाए, या कुछ कैनल योजना की जाए, और जो पावर जो और स्टेट से लेके उसके सामने राजस्थान स्टेट और कुछ अलग स्टेट को कुछ देकर अगर पावर सस्ता लिया जाए तो राजस्थान का काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और मेरे अभी ये विजन रहा है कि राजस्थान के अंदर कुछ न कुछ ऐसा डेवलप हो ताकि हमारी जन्मभूमि है, वो कर्मभूमि तो हमने गुजरात बना रखा है, जन्मभूमि के प्रति हमारा प्यार तो रहता ही है। हम ये मुझे किसी भी तरह ये सोचते रहते हैं कि किसी तरह राजस्थान का अच्छा डेवलपमेंट हो, तो वहाँ से जो लोग बाहर जाते हैं बिजनेस के अंदर में, वो बाहर नहीं जाएँ, वहीं रहे और राजस्थान का डेवलप हो। लेकिन जैसे एक बहुत बड़ी बात अपने हर तरह से सुनने को मिलती है, भाई समस्याएं हम सभी बताते हैं, लेकिन उन समस्याओं का निदान पाने के लिए जो हमें योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए, उसके अंदर हम लोग कहीं भी, हम लोग प्रवासी लोगों की भी उदासीनता कह सकते हैं, सरकार की उदासीनता, ये मेन रीजन आते हैं कि हम लोग जो प्रवासी बने उन लोगों को वापस राजस्थान की तरफ कैसे उनका रुख करें। क्योंकि समस्याएं तो हम जब चर्चा करेंगे, किसी डिबेट करेंगे, तो उन समस्याओं का निराकरण भी होता है। तो कहीं आपको लगता है कि जो प्रवासी लोग हैं उनका एक रुझान राजस्थान के प्रति अब कम हो गया है इंडस्ट्री लेवल पे बिजनेस करने के रूप में, तो वो खाली एक सोशल एक्टिविटियों के लिए राजस्थान की तरफ जाते हैं और सोशल एक्टिविटियों के बाद वापस अपनी कर्मभूमि पे आ जाते हैं? तो ऐसा भी लगता है कि इसके कारण से भी राजस्थान का इंडस्ट्री डेवलपमेंट कम हो रहा है? हाँ भाई, यही मेन चीज़ है कि वहाँ बिजनेस नहीं है। जैसे अगर एग्रीकल्चर की बात करें, अगर पानी की सप्लाई वहाँ पूरी मिले तो ये जितने भी लोग जो कुछ अदर कास्ट के लोग जो भी हैं, वो भी अभी राजस्थान से काफ़ी कुछ लोग बाहर निकल गए हैं। अगर वहाँ पानी की सप्लाई होगी तो मैं सोचता हूँ वो लोग वापस राजस्थान चले जाएंगे और अच्छी खेती करेंगे, क्योंकि वो घर छोड़ना नहीं चाहते। हमने तो काफ़ी टाइम से घर छोड़ दिया, हम तो जा नहीं सकते क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर का इतना बड़ा काम नहीं है, हमारे पास इतनी खेती नहीं है, हमको तो बिजनेस ही करना पड़ता है। लेकिन अभी इस समय हम वहाँ जाकर कोई बिजनेस नया डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन अभी मैं लास्ट वीक के दिन में मैं राजस्थान गया था, जयपुर गया था। वहाँ में जो सेक्रेटरी साहब है, जो पंचायत राज और हेल्थ रिलेटेड, उनसे मैं मिला था। हमने जो मैं जो यह प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वाटर ट्रीटमेंट का, वो भी मैंने उनको समझाया कि इस तरह का आप लोगों को अच्छा पानी पिलाइए। पावर का जो प्रॉब्लम है तो उनमें सोलर बेस्ड हमारा एक काम भी है, सोलर बेस्ड स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, हम हाईवे लाइट लगाते हैं। वो भी मैं उनको प्रपोजल लेकर आया कि राजस्थान मेरा जन्मभूमि, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ कोई भी लोग अंधेरे में नहीं रहे, अच्छा पानी पिए। और जो लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से, वो कम से कम जो चले गए वो तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ अच्छी पानी की व्यवस्था हो और पावर की व्यवस्था, तो काफ़ी लोग वापस आ जाएंगे और नए लोग तो कम से कम नहीं जाएंगे। तो आपने जैसे आपने वाटर टेक का पानी का एक बड़ा इंडस्ट्री डाला आपने, तो राजस्थान के अंदर ले लो चाहे अपने शहरों के अंदर ले लो, अभी जो पानी में जो मिलावट का कह सकते हैं या जो इंडस्ट्रियाँ डेवलपमेंट हुई उसके कारण से पानी का स्तर गिरा हुआ है, तो उसके अंदर कहीं लगता है कि जो स्वास्थ्य के अंदर जो व्यक्तियों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि पानी से सबसे बड़ी बीमारी शरीर के अंदर आती है, तो उसके निजात पाने के लिए राजस्थान के अंदर भी एक प्लांट लगाने का या राजस्थान के अंदर सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा एजेंडा आप ले रहे हैं सरकार से? हाँ, सरकार का मैंने अभी बताया आपको कि मैं सरकार से इसीलिए मैं जयपुर जाके मिल के आया था सचिवालय में,
कि पानी का स्तर एक तो बहुत डाउन हो गया है और पोल्यूशन, इंडस्ट्री का पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, डोमेस्टिक पोल्यूशन बढ़ गया है। एग्रीकल्चर के अंदर काफ़ी लोग अभी दवाएं वगैरह डालने लगे हैं, देसी खाद वगैरह बंद हो गया। तो जब भी बारिश होती है तो वो सब केमिकल वगैरह सब नदियों में आता है, तालाब में जाता है। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो जीवन की एक बहुत ज़रूरी पेयजल है और उसके बिना ज़िंदगी अधूरी आती है अगर अच्छा पानी नहीं मिलता, क्योंकि 99% बीमारियाँ पानी से होती हैं। तो मेरा तो ये गवर्नमेंट से निवेदन है कि कम से कम लोगों को अच्छा पानी मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट के पास भी इसका अच्छा बजट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए अच्छा बजट दे रखा है। अभी हम जोधपुर और पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गाँव के अंदर हम खुद प्लांट लगा रहे हैं, तो पूरे गाँव के अंदर गवर्नमेंट उनको खाली 10 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिनरल वाटर सप्लाई करेगी। तो ये भी एक गवर्नमेंट की योजना ऑलरेडी वहाँ चल रही है। लेकिन स्कूल के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, इनके अंदर भी बच्चे अगर अच्छा पानी पिएंगे तो उनका भविष्य अच्छा होगा, तो उनका भविष्य अच्छा होगा तो राजस्थान का भविष्य भी अच्छा होगा। तो ये भी हमारा एक टारगेट है और हम इसके पीछे भी, हम इस योजना के पीछे लगे हैं। ये जल जीवन है, तो उसके अंदर जो गाँव के जो अभी सबसे समस्या गाँव के अंदर आती है पानी की, उन गाँव के अंदर राजस्थान के जो गाँव पिछड़े हैं, देहात गाँव है, वहाँ पानी पीने की भी समस्या है और पानी की भी समस्या है, शुद्ध पानी की भी समस्या है। तो उन लोगों को अपने एक जागृति मिशन के तौर पर कैसे उनको अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को आरओ सिस्टम क्या होता है या पानी गंदा है अच्छा है, उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होता है। तो उनको जागृति मिशन है जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके तहत कैसे उनको जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि एक गाँव जुड़ेगा तो शहर अपने आप बन जाएगा। शहर वाले लोग तो काफ़ी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ एडवर्टाइज हो गया या कुछ न्यूज़पेपर के अंदर, या काफ़ी कुछ लोग वो उसमें हेल्थ कॉन्शियस भी है, तो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, तो वो लोग तो है। गांव वाले कम जुड़े हुए हैं। वैसे गांव में क्या है कि गांव के लेवल पर कुछ पानी अच्छा मिल जाता है, लेकिन शहरों में नहीं मिलता, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह का पोल्यूशन शहरों में ज़्यादा होता है। और गाँव के अंदर फिर भी अभी क्या वाटर क्वालिटी बहुत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि पानी का लेवल डाउन होता जा रहा है, पानी नहीं है। तो गवर्नमेंट के साथ ये स्कीम है कि आप बोरवेल कीजिए या और की केंद्र से पानी लीजिए और किसी भी तरह लोगों को अच्छा पानी मिले, इसी योजना लाइए। अदरवाइज़ तो गाँव के अंदर तो धीरे धीरे पानी की समस्या और बढ़ने वाली है। आप राजस्थान से काफ़ी जुड़े हुए हैं, राजस्थान में काफ़ी बिजनेस भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अपने ये चाहते हैं आप जो युवा वर्ग हमारा है, तो आपने काफ़ी स्टेज के काफ़ी एक बड़े विजन के साथ आपने जीवन की शुरुआत की, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो शायद बड़े विजन नहीं लेके चल रहे हो या एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहे हो, तो अपने बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी हो युवा वर्ग, उसको हम किस रूप से देखते हो और क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगे? मैं युवाओं से ये मेरा रहेगा कि कम से कम एक जो वो खुद हेल्थ कॉन्शियस बने, लोगों को भी हेल्थ कॉन्शियस बनाएं। और जैसे न्यूज़पेपर में हम पूरा इस टेक्नोलॉजी के बारे में और इससे होने वाली बीमारियों के बारे में हम काफ़ी कुछ लोगों को दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो इस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उन युवाओं से तो निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ कॉन्शियस बनाए, खुद इस बिज़नेस में लग जाए। और खुद इस बिज़नेस में लगे या नहीं लगे, लेकिन कम से कम युवा इस चीज़ का तो वो प्रचार कर सकते हैं कि अच्छा पानी पीना चाहिए। और जब अच्छा पानी पिएंगे तो वहाँ बिज़नेस भी मिलेगा, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, अच्छी हेल्थ होगी तो अपने आप लोगों का जीवन सुधरेगा, क्योंकि जल ही जीवन है और जल के बिना कुछ सब अधूरा है। अपने एक सामान्य युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो शायद जीवन में आगे बढ़ना चाहता है और उसको एक प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत होती है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो संदेश यही है कि चाहे वो मतलब ये है कि कम से कम राजस्थान को छोड़ के नहीं जाएं आप, और अपना बिजनेस, अपनी इंडस्ट्री या जो कुछ आपके पास खेती है वो जो कुछ है, आप राजस्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करें, जीवन के साथ संघर्ष करें। अपने राजस्थान के अंदर ही आप अपना खुद का बिजनेस बढ़ाएं, और जितना आप बिजनेस वहाँ बढ़ाओगे आपके पीछे की पीढ़ी जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा वहाँ काम करने का। तो मेरा युवाओं से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संघर्ष करके वहीं से अपना अच्छा एक बिज़नेस डेवलप करें। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जो अदर स्टेट के अंदर है, गुजरात में है या फॉरेन पे काफ़ी कुछ अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, नई नई टेक्नोलॉजी ला के वहाँ डेवलप करें और अपना खुद का बिजनेस वहाँ करें। जी हाँ, युवाओं से हमारा निवेदन है कि वो राजस्थान को न छोड़े, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी को आप लेकर राजस्थान के डेवलपमेंट में, राजस्थान के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाए। यही हमारे ओम प्रकाश जी का कहना है कि राजस्थान को छोड़ न करके टेक्नोलॉजी के माध्यम से युवा राजस्थान के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू।